निक्की की सास कुसुम और ननंद दिव्या हमेशा निक्की को परेशान करते थे। घर का सारा काम करने के बाद भी उनका ये कहना था, अरे सारा दिन करती क्या है तू? ये थोड़े बहुत काम तो कोई बच्चा भी कर लेगा। ऐसे बनकर दिखाती है जैसे आज तक मैंने कभी घर का काम ही नहीं किया है। अरे तुझसे अच्छी तो मेरी बेटी है, घर का सारा काम बहुत अच्छे से कर लेती है, लेकिन इस महारानी से तो ठीक से खाना भी नहीं बनता। पता नहीं क्या सिखाकर तेरे माँ बाप ने तुझे यहाँ भेजा है। सास ननंद की इस हरकत से परेशान होकर निक्की कहती है, अरे तो ठीक है ना, मैं भी अब अपने मायके जा रही हूँ। इतना करने के बावजूद यहाँ किसी को मेरी कदर ही नहीं है। सबको ये लगता है कि मैं आराम से मुफ्त की रोटियाँ तोड़ती हूँ। अरे जो गर्मी में खड़े खड़े किचन में रोटियाँ बेलता है ना, उसे ही पता चलता है कि कोई भी काम बिना मेहनत से नहीं होता। इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अब क्या था, निक्की अपना सारा सामान पैक करके अपने मायके जा पहुँचती है। निक्की के मायके जाते ही निक्की का पति विजय अपनी माँ और बहन से बोलता है, माँ आज मैं चावल नहीं खाऊंगा, मुझे रोटियाँ खानी है, तो अब रोटियाँ बना देना। और हाँ माँ, ये जो सब्जी है ना, ये अच्छी नहीं है, तो दूसरी बना लो। अरे बेटा वही खा लेना, और जब तक तेरी बीबी नहीं आती तब तक तू चावल ही खा ले। अब इतनी गर्मी में कौन रोटियां बनाएगा? अरे माँ, निक्की तो गुस्से में मायके चली गई, और वो जब तक आएगी नहीं तब तक क्या मैं चावल खाऊंगा? मैं चावल नहीं खाऊंगा, मुझे गैस हो जाती है। तो आप एक काम कीजिए, दिव्या को बोलिए वो रोटी बना दे और आप ना सब्जी बना देना। मैं तो कुछ नहीं करने वाली जब तक भाभी नहीं आ जाती है। जब तक के लिए ना हम मेड रख लेते हैं। घर का काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऊपर से पता है इस साल कितनी गर्मी है, और इतनी तपती हुई गर्मी में मैं रोटियां बनाऊंगी? ना रे बाबा ना, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो क्या चाहती है तू, मैं भूखा रहूं? जब निक्की काम करती थी सारा दिन, तब तो तुम दोनों को लगता नहीं था कि वो कुछ करती है, और अब जब काम कर रही हो तो कहती हो मैं काम कर रही हूँ। और कितना काम कर रही हूँ? आप पता चल गया कितना काम करती थी वो। देख, ज्यादा अपनी बीवी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम दे, अभी बनाकर लाती हूँ तेरे लिए सब्जी रोटी। दोनों मुंह बनाकर किचन में चली जाती हैं और खाना बनाने लगती हैं। तभी अचानक से विजय की बुआ सविता भी आ जाती है, और सविता अपनी फरमाइश अपनी भाभी कुसुम से बताते हुए कहती है, अरे भाभी, तुम्हें पता है बाहर ना बहुत गर्मी हो रही है। मैं तो यहाँ पास में ही बैंक गई थी किसी काम से। बैंक में काम करवाना था, वो तो हुआ नहीं, पर ऊपर से भूख जरूर लग गई। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी भाभी के यहाँ ही चली जाती हूँ। बहुत अच्छा किया दीदी आपने। वैसे आपको क्या खाना है? मैंने बैगन की सब्जी और रोटी बनाई है, लाऊं क्या आपके लिए? क्या बात कर रही हो भाभी, भूल गई क्या? मुझे बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। आप एक काम करो, मेरे लिए ना सोयाबीन की सब्जी बना दो और घी वाली रोटियाँ। अच्छा, तब तो दीदी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सब्जी बनाने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। कोई बात नहीं भाभी, मैं तो शाम तक यहीं रहूंगी। वैसे भी मेरे भैया का घर है, मन किया तो 4-5 दिन भी यहीं रह जाऊंगी। कोई बात नहीं। सास को गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी बेटी को लेकर किचन में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। तभी दोनों माँ बेटी आपस में मुंह बनाते हुए कहते हैं, हे भगवान, जब से डायन यहाँ से गई है तब से तो बहुत ही ज्यादा काम बढ़ गया है। अचानक से ये करम जली भी टपक गई। अरे एक फोन करके आई होती तो कम से कम कोई बहाना तो बना देती, ताकि ये घर पर ही नहीं आती। अरे माँ, आपके साथ साथ तो मैं भी परेशान हो रही हूँ। अरे आपको पता है ना माँ, किचन का काम मेरे बस की नहीं है, फिर भी आप मुझे ये सब करने के लिए बोल रही हो। मैं नहीं कर सकती। क्यों, कल को ससुराल जाएगी तो तेरी सास क्या बोलेगी कि क्या सिखाकर भेजा है तेरी माँ ने? अरे माँ, मैं निक्की भाभी नहीं हूँ जो सुनती रहूंगी। अपनी सास को पहली बार में ही 2-4 सुना दूंगी, ताकि वो दोबारा मुझसे ये कहने के लायक ही ना बचे। चल चल, अब ज्यादा बकवास मत कर, चुपचाप आलू छिल। दिव्या मुंह बनाकर आलू छीलने लगती है, तो वहीं सास सब्जी फ्राई करने की तैयारी में लग जाती है। थोड़ी ही देर में दोनों माँ बेटी मिलकर सविता को खाना खिलाते हैं। ऐसे ही खाना पीकर सविता को बहुत गहरी नींद आने लगती है, और सविता दिव्या से कहती है, दिव्या बेटी, जरा इधर आना। हाँ बुआ। अरे बेटा, मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अब ने एक काम कर, मेरे सर में ना तेल मालिश कर दे, ताकि मुझे नींद अच्छी आ जाए, क्योंकि मैं ना बहुत थक चुकी हूँ। दिव्या गुस्से में मुंह बनाकर तेल की शीशी लेकर अपनी बुआ के सर में मालिश करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों माँ बेटी मुंह बनाकर घर का सारा काम कर रही थी। एक दिन विजय अपनी माँ को फोन करके कहता है, अरे माँ सुनो, वो ना शाम को ना मेरे कुछ दोस्त आएंगे खाने पर, तो ना बढ़िया बढ़िया सा खाना बना लेना।
बेटा तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तुझे पता है ना कि बहू अपने मायके गई हुई है, ऊपर से इतना सारा काम कैसे होगा? अरे माँ बेइज्जती मत कराओ। जब निकी थी ना तो सारा काम अकेले किया करती थी, और आप लोग दो दो हो फिर भी काम नहीं हो पा रहा आपसे। अब आप लोग कुछ भी करो, शाम को खाना बन जाना चाहिए, ठीक है? अरे तुझे तो अच्छे से पता है ना कि तेरी बहन एक नंबर की कामचोर है। 50 बार बोलने पर तो एक काम करती है। अब अकेले में कैसे करूँगी मैं सब कुछ? किसी को इनवाइट करने से पहले मेरे से पूछ तो लिया होता तूने। देखो माँ, मैंने दोस्तों को बुला लिया है, अब मैं नहीं चाहता कि उनके सामने मेरी बेइज्जती हो, इसलिए प्लीज माँ आप तक खाना बना देना। अगर नहीं बनाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर विजय फोन को काट देता है। बेचारी सास बहू के बिना परेशान हो रही थी। कहीं न कहीं अब जाकर सास को बहू की कमी महसूस हो रही थी। अब जाकर पता चल रहा है मुझे कि निक्की कैसे अकेले सारा काम करती थी। लगता है कि अब वक्त आ गया है मुझे अपनी बहू को फोन करके घर बुलाने का, लेकिन किस मुंह से बात करूंगी मैं उससे? तभी वहाँ सविता आती है और सविता अपनी भाभी को समझाते हुए कहती है, क्यों भाभी, अब पता लग रहा है कि बहू कैसे घर संभालती थी, इसलिए अभी भी वक्त है। आप अपने आप को और अपनी बेटी दोनों को सुधार लो। निक्की बहू आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं चाहती है, वो बस यही चाहती है इतना कुछ करने के बदले आप दोनों बस उससे प्यार से बात कर लो। हाँ दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जाने अनजाने में मैंने अपने ही घर की लक्ष्मी का बहुत अपमान किया है, इसलिए वो लक्ष्मी अब मुझसे नाराज होकर अपने मायके चली गई है। बाकी आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही मैं अपनी बहू को मनाकर वापस ले आऊंगी। बेचारी सास बहुत परेशान हो चुकी थी और वो मजबूरी में किचन जाती है। अकेले डिनर की तैयारी करना शुरू कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ दिव्या आराम से अपने कमरे में बैठकर फोन चला रही थी। बेचारी सास किचन में खड़े खड़े सभी के लिए खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से निक्की अपनी सास को फोन करती है और सास अपनी बहू से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, देख तू कैसे भी ससुराल वापस आ जा। हाँ मैं जानती हूँ कि मैंने तेरे साथ जो भी किया वो बहुत गलत किया, पर तेरे जाने के बाद ही मुझे तेरी वैल्यू का पता लगा कि कैसे तू अकेले ही सारा घर का काम करती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, आपको समय रहते ही सब कुछ समझ आ गया। और मैंने ये जो कुछ भी किया है ना, आपको और दीदी को सबक सिखाने के लिए ही किया है। बाकी आप चिंता मत करो, मैंने सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। आपको बेकार में मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जो खाना ऑर्डर किया है ना, वही खाना आप सभी को खिला देना। बाकी कल मैं खुद अपने ससुराल वापस आ रही हूँ। अरे नहीं, तू ऐसे कैसे अकेले आएगी? मैं खुद तुझे लेने आऊंगी। मेरी वजह से ही तू अपने मायके गई थी ना, तो अब मैं खुद ही तेरे ससुराल में लेकर आऊंगी तुझे। और अपनी बहू को लेकर ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद सास और ननंद दोनों मिलकर निक्की के हर छोटे काम में उसकी हेल्प किया करते और इसी तरह दोनों हंसी खुशी मिलकर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। लल्लू अपने दोस्त विशाल के घर मौज मस्ती करने के लिए जाया करता था। विशाल एक अमीर घराने से था। वो अक्सर उसके घर जाकर नई नई चीजें देखता था और अपनी ही दुनिया में खो जाया करता था। एक बार लल्लू जब विशाल के घर जाकर उसके आंगन में बांस का स्विमिंग पूल देखता है तो तेरे बॉस के घर में स्विमिंग पूल भी बांस का है क्या? ये तो बहुत गजब की बात है। हाँ, पापा ने कल ही इस बांस के स्विमिंग पूल को हमारे बाबू हाउस में लगवाया है। पापा को यह बैम्बू स्विमिंग पूल बहुत पसंद था, तो उन्होंने झटपट इसे बनवाने की सोची। तेरे पापा बहुत अमीर है, इसलिए झटपट इतना बड़ा बांस का स्विमिंग पूल बनवा दिया। लेकिन हमारे घर में तो खाने के भी पैसे नहीं होते। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं और उससे पैसे मिलते हैं उन्हें। उन पैसों से पापा हमारे ये शौक पूरे करते हैं। लगता है हमारी सारी जिंदगी सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पैसे कमाने में ही चली जाएगी। हम कभी भी ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी पाएंगे। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ऐसी छोटी छोटी बातों पर निराश नहीं हुआ करते। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन तेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। क्या सच में? सच में मैं भी अमीर बन सकता हूँ? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तू एक दिन अपनी मेहनत और लगन से पैसा कमाकर अमीर हो जाएगा। और बस बांस का स्विमिंग पूल तो बहुत छोटी सी चीज है, तू अपने घर में सोने चांदी के स्विमिंग पूल बनवा देगा। लल्लू इतना सुनकर उसे अपने गले से लगा लेता है और थोड़ी देर बाद लल्लू अपने घर चले जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और देखते ही देखते वो बड़ा हो जाता है। पर बीतते समय के साथ लल्लू के पापा, जिनका नाम रमेश था, वो बीमार होने लगे थे। उनके बीमार होते ही लल्लू के घर की स्थिति पूरी तरह से डगमगा जाती है।
ऐसे ही एक दिन लल्लू अपने घर में बैठा था, तभी उसके कानों में उसकी माँ सुनीता के रोने की आवाज आती है। मामा क्या हुआ? आप पापा को इस तरह से पकड़कर क्यों रो रही है? लल्लू देख ना, तेरे पापा मुझसे नाराज हो गए, वो अपनी आंखें ही नहीं खोल रहे, इनको जगाना। माँ, पापा अब नहीं रहे। लल्लू के मुंह से ये बात सुनकर मानो सुनीता एकदम सदमे में आ जाती। तो वहीं अब लल्लू भी अपने पिता का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करता है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ उसके घर की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। ऐसे ही एक दिन लल्लू थका हारा अपने घर आता है और अपनी माँ से खाना मांगता है। खाना तो है ही नहीं, बस ये एक रोटी है। आज मैं लल्लू को क्या खिलाऊं? एक काम करती हूँ, पड़ोसन से कुछ चावल मांग कर ले आती हूँ। अपने बेटे का पेट भरने के लिए सुनीता अपने पड़ोस से दाल चावल मांग कर लाती है और उस एक रोटी के साथ सुनीता लल्लू को वो खाना परोस कर देती है। पर सुनीता उसके लिए खाना कहाँ से लेकर आई है, ये लल्लू देख लेता है। आज ऐसे दिन आ गए हैं कि मेरी माँ को मेरा पेट पालने के लिए दूसरों के घर से खाना लाना पड़ रहा है। पर अब नहीं, अब बहुत हुआ। अपनी माँ को इस तरह भटकते हुए नहीं देख सकता मैं। लल्लू कुछ नहीं बोलता और वहाँ से बिना खाए ही चला जाता है और बाहर काम की तलाश करने लगता है, पर उसको कहीं भी कोई भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और बहुत जल्द लल्लू को एक बिरयानी की दुकान पर बिरयानी बेचने का काम मिल जाता है। लल्लू बिरयानी की दुकान पर बिरयानी बेच रहा था, तभी वहाँ पर विशाल आता है और उसको बिरयानी की दुकान पर बिरयानी बेचते हुए देखकर काफी खुश हो जाता है। अरे लल्लू, तू यहाँ? तेरी दुकान है क्या ये? विशाल की बात सुनकर लल्लू मुस्कुराता है और मुस्कुराता देख विशाल भी आगे कुछ नहीं कहता और वो इस टॉपिक को यहीं खत्म करके आगे की बात करना शुरू करता है। वैसे तू घर आना कभी, इतने दिनों के बाद तू मुझसे मिला है। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। लल्लू की बात सुनकर विशाल खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। ऐसे ही एक दिन लल्लू विशाल के घर जाकर उससे मिलता है। वहाँ विशाल का मौसेरा भाई विपिन गर्मियों की छुट्टियों को मनाने के लिए उसके घर आता है। और कैसा है मेरा दोस्त, क्या हाल चाल है तेरे? देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया है तू? अरे वाह, बिरयानी। विशाल लल्लू से बात कर ही रहा था कि तभी विशाल का मौसेरा भाई विपिन वहाँ आता है और वो उससे थैला छीन लेता है। तो मैं ही इस बिरयानी को खाऊंगा। माफ करना लल्लू, पर ये मेरा मौसेरा भाई है। यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए आया था। अभी हम दोनों बैम्बू होटल में ही जा रहे थे, तू भी चल हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो तीनों बम्बू होटल जाते हैं। वो बंद का होटल अंदर से काफी शानदार था। बम्बू होटल को देखकर विपिन खुश हो जाता है, पर वो अपनी बदतमीजी लल्लू के साथ शुरू कर देता है। ये गरीब यहाँ पहले कभी तो आया नहीं होगा, इसलिए इससे मजे लेने का समय है अभी। विपिन लल्लू से मजे लेने के चक्कर में उसको काफी कुछ बोल देता है। लल्लू भैया, वैसे इस बांस की बिरयानी होटल में आप पहली बार आए हो ना? आपको तो यहाँ खाने पीने का कुछ पता ही नहीं होगा। विपिन, ये क्या बोल रहा है तू? और नहीं तो क्या भैया, सही तो बोल रहा हूँ। इसने आज से पहले ऐसा होटल कभी नहीं देखा होगा। विपिन लल्लू को भला बुरा बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक वेटरेस आती है। सर आप यहाँ? क्या आप इस बांस के होटल का दौरा करने आए हैं? ये क्या बोल रही हैं आप? आप इस गरीब को सर क्यों बोल रही हैं? और ये दौरा करने क्यों आएगा? ये तो खुद एक भिखारी है, मेरा मतलब गरीब है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता भी है आप जिसको भिखारी और गरीब कह रहे हैं वो कौन है? वो इस बांस बिरयानी होटल के मालिक हैं और इनका ये होटल ना सिर्फ यहाँ बल्कि इस बांस होटल के ब्रांच कई जगह हैं। वेट्रेस के मुंह से ये बात सुनकर विपिन का मुंह बंद हो जाता है, लेकिन उसकी इस कामयाबी को देखकर विशाल काफी खुश होता है। तूने तो कमाल ही कर दिया। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत गलत बोला और मैं ये भूल गया था कि लोगों की पहचान कपड़ों से नहीं होती है। कोई बात नहीं विपिन, तुमने अपनी गलती मान ली, इससे बड़ी बात भला और क्या हो सकती है। भैया जब आपका ये होटल इतना आलीशान है तो आपका घर भी आलीशान महल की तरह होगा ना। और तो और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप ऐशो आराम की जिंदगी रह रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है,
तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो एक बहुत गरीब घर से हूँ और मैं कोई ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीना चाहता, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। मैं उस गरीबी को कभी नहीं भूल सकता जिसने मुझे बुरे समय में भी रहना सिखाया है। इसका मतलब आप इतने अमीर होने के बाद भी गरीबों के जैसे रहते हैं। मुझे तो लगता था कि आप हमारी बराबरी के होंगे, लेकिन आप तो ऊंची दुकान फीका पकवान की तरह ही लग रहे हैं। और इतना अमीर होने के बाद भी आप ऐसे रहेंगे? इतना पैसा कहाँ लेकर जाएंगे आप? तुम यह सब क्या कर रहे हो? लल्लू मेरा दोस्त है, मैंने आज तक उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया और तुम उसे इस तरह जलील कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं अपने दोस्त की ऐसी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कोई बात नहीं विशाल, उसे मत डांटो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम है और तुम्हें जो खाना है खा लेना। आप इनसे पैसे मत लेना और उन्हें यहाँ की फेवरेट डिश जरूर खिलाना। लल्लू वहाँ से चला जाता है तो वहीं विशाल भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब विपिन वहाँ की डिशें खाता है तो वो चौंक जाता है। ना चाहकर भी विपिन को लल्लू के सामने अपना सर झुकाना पड़ा। विपिन को ये बात समझ आ गई थी कि वक्त भले ही देरी से आए लेकिन सभी का आता है और हमें कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नीतू को नई नई चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए वो हमेशा से ही कुछ न कुछ नया बनाया करती और खाया करती। एक दिन नीतू ने आम के अचार के पराठे बनाए और उस चक्कर में रसोई की हालत खराब कर दी। कुछ देर बाद नीतू की बहू रश्मि बाजार से सब्जी लेकर आती है और रसोई में जाती है तो देखती है कि पूरी रसोई बिखरी पड़ी है। ये देखकर रश्मि को बहुत गुस्सा आता है। माँ जी, आज आपने फिर रसोई का सत्यानाश मार दिया। आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि आप नया नया कुछ मत करा कीजिए। आज फिर आपके चक्कर में मेरी रात की नींद खराब होगी। बहू, आज गुस्सा मत कर। आज मैंने जो भी बनाया है ना, वो तुझे सच में बहुत पसंद आएगा। आज मैंने आम के अचार के पराठे बनाए हैं, बहुत मन से बनाए हैं। तू खाएगी तो तारीफ ही करेगी मेरी। माँ जी, आपसे कुछ अच्छा बनता तो है नहीं है और ये बात आपसे मानी भी नहीं जाती है। अरे जब घर में बहू आ गई है तो क्यों आपको रोज रोज कुछ नया बनाते रहना है? मैं क्या रसोई में आना ही छोड़ दूं अब? नहीं बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? ये रसोई तो तेरी ही है, तू क्यों रसोई में आना छोड़ रही है? वो तो मैं बस अपनी आदत से मजबूर हूँ, तभी तो मैंने कुछ नया बनाने की सोची। लेकिन तू पता नहीं क्यों गुस्सा हो रही है। माँ जी, आप थकी हो और फिर उसके बाद आपके सर पर इतना सारा काम रख दिया जाए, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। मैं आज आपको अच्छे से समझा रही हूँ, आप रसोई में मत आना। मैं तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ और तू है इतना गुस्सा कर रही है। अरे तुझे नहीं करना तो मत कर रसोई साफ। अब भी मेरी हड्डियों में इतनी जान है कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। हाँ, और आप तो यही चाहती हो ना कि बाहर वाले मुझे यही बोले कि मैं अपनी सास से घर का काम करवाती हूँ और खुद आराम करती हूँ। मुझे आप इतना बताओ कि मैं क्या आपको अच्छा खाना बनाकर नहीं खिलाती हूँ, या आपको ज्यादा ही अच्छा खाना बनाना जानती हो जो खुद खाना बनाने लग जाती हो? ऐसी बात नहीं है बहू, लेकिन मैं शुरू से ही अलग तरह का कुछ न कुछ बनाती रहती हूँ। वो क्या है ना, मेरे लिए स्वाद ज्यादा जरूरी है, तो तभी मैंने फिर अचार के पराठे बनाए। माँ जी, अब आपकी उम्र हो चली है, इतने स्वाद के पीछे मत भागो आप। अब आपको सादा खाना ही खाना चाहिए। पता है ना आपको कि इस उम्र में कितनी समस्याएं आती हैं। बहू, तुझे अगर मुझे ऐसे बार बार सुनाना है तो मेरी भी सुन ले। मैं तेरी सास हूँ, ना कि तू मेरी सास, जो जब मन आए कुछ भी सुनाती रहे। प्यार से रहेगी तो ही तुझे प्यार मिलेगा। रश्मि अपनी सास से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसकी सास उसकी एक बात तक नहीं सुनती थी। हर वक्त बस अपनी मन की ही करती थी, जो कि बाद में रश्मि पर ही भारी पड़ता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद नीतू अपनी पड़ोसन जानकी के घर जाती है। क्या बात है जानकी, तेरे घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ खास बना रही है क्या? यही बच्चे हैं, बस फोन में पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं और फिर बाद में आकर घर में बनाने लगते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, बच्चे कुछ तो कर रहे हैं। और यहाँ एक मेरी बहू है जो ना खुद कुछ बनाती है और ना ही मुझे बनाने देती है। वैसे बना क्या रही तेरी बेटी? कह तो रही थी कि टमाटर के पराठे बना रही है। अब तू ही बता, यहाँ आलू के पराठे बनाने में तो जान निकल जाती है, बार बार आलू बाहर निकलते हैं और ये चली टमाटर के पराठे बनाने। ये तो कुछ अलग ही सुन रही हूँ मैं। अब तक आलू गोभी पनीर के पराठे सुने थे, टमाटर के पराठे तो आज पहली बार सुन रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि एक बार मुझे भी बनाने चाहिए। तुझे क्या तेरे घर में शांति अच्छी नहीं लगती, जो अब
तू भी टमाटर के पराठे बनाने चली। अरे सादा क्या कुछ तेरे गले से नीचे नहीं उतरता? अरे मैं तो कहती हूँ पनीर पराठा भी मस्त लगता है, खा कर देख। पनीर पराठा तो बहुत बार खाया है, लेकिन कभी टमाटर पराठा नहीं खाया। और अब मुझे तो टमाटर पराठा सुनकर ऐसा लग रहा है कि कितना अच्छा होता होगा। मन कर रहा है खाने का। तुझे टमाटर के पराठे ही खाने हैं ना, तो एक काम कर, तू यहीं रुक जा थोड़ी देर। अभी मेरी बेटी टमाटर के पराठे बनाकर ला रही है, खुद खा लियो और उसके बाद तुझे पता चल जाएगा कि दोबारा बनाने लायक है ये पराठे या नहीं। मुझे खाने और बनाने दोनों में ही मजा आता है। मैं चलती हूँ अपने घर टमाटर के पराठे खाने। जानकी के घर टमाटर पराठा सुनकर नीतू के मुंह में जैसे ही पानी आने लगता है और वो भी अपने घर जाकर टमाटर का पराठा बनाने लगती है। लेकिन नीतू जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसमें एक भी टमाटर नहीं होता। ये देखकर नीतू अपनी बहू को बुलाने लगती है और रश्मि के साथ उसका पति वैभव भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप इतनी जोर जोर से आवाज क्यों लगा रही हो? सब ठीक तो है ना? ठीक है सब, लेकिन बहू तू मुझे एक बात बता कि घर में एक भी टमाटर नहीं है। कहने को तो तू बाजार जाती रहती है, लेकिन बाजार क्या घूमने जाती है जब रसोई में टमाटर ही नहीं है? माँ जी शायद आपके दिमाग से निकल गया हो, इसलिए दोबारा याद दिला रही हूँ कि आपको ही आज सुबह टमाटर की चटनी बनाकर सारे टमाटर खत्म कर दिए और अब बाजार तो शाम को ही जाऊंगी ना। क्यों शाम को क्या जाना बाजार? यही नुक्कड़ पर एक सब्जी वाला बैठता है, वहाँ से ले आ टमाटर। माँ आपको क्या हो गया है? जब रश्मि बोल रही है कि वो शाम को बाजार से सब्जी ले आएगी तो आप क्यों इतनी जिद कर रही हो? मुझे कुछ नहीं पता बहू, तू जा अभी जाकर बाजार से टमाटर लेकर आ। माँ जी सच बताओ, आपको फिर कुछ नया बनाना है ना टमाटर से? तभी आप मुझसे बार बार जिद कर रही हो कि आपको टमाटर चाहिए ना माँ जी, यही बात है ना? हाँ यही बात है, सुन लिया ना तूने, अब जाकर टमाटर ला। अब तो बिल्कुल भी टमाटर नहीं लाने वाली हूँ मैं, ना अभी और ना ही शाम को बाजार से। क्यों बहू, क्यों नहीं लाने तुझे टमाटर? वैसे भी बिना टमाटर के कुछ अच्छा नहीं लगता। माँ जी टमाटर से सब कुछ अच्छा तो लगता है, लेकिन टमाटर लाते ही ना हमारी रसोई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली है। आप रसोई का बुरा हाल बना देती हो। नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रश्मि तुम ये क्या बोल रही हो? अरे माँ का कुछ बनाने का मन है तो बनाने दो ना, किसी को ऐसे टोकना अच्छी बात नहीं होती है। जाओ यहीं पास से टमाटर लेकर आओ। वैभव जी बात ये नहीं है कि मुझे माँ जी के कुछ बनाने से परेशानी है, बात तो ये है कि माँ जी कुछ बनाने लग जाती है ना तो पूरी रसोई खराब कर देती है, फिर मेरा काम बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो। माँ जो बोल रही है ना तुम वो करो, रसोई को साफ करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी ना। वैभव की बात सुनकर रश्मि टमाटर लाने के लिए मान जाती है और उसके बाद नीतू भी अपना टमाटर का पराठा बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद जब नीतू का टमाटर का पराठा बन जाता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा बनता है और उसे बनाते हुए रश्मि की रसोई भी ज्यादा गंदी नहीं होती। कुछ देर बाद जब रश्मि और वैभव रसोई में आते हैं और रसोई साफ देखते हैं तो कहते हैं, रश्मि तुम तो कह रही थी कि माँ खाना बनाते हुए रसोई गंदी कर देती है, लेकिन अब तो बिल्कुल साफ दिख रही है रसोई। लगता तो मुझे भी यही है कि माँ जी रसोई को पूरा गंदा कर देंगी, लेकिन यहाँ तो पूरी रसोई चमक रही है। माँ जी ऐसा क्या बना दिया आपने? आज मैंने टमाटर के पराठे बनाए हैं जो सच में बहुत ही लाजवाब है। बहू अब तो खुशी हो जाएगी क्योंकि मुझे टमाटर के पराठे बहुत पसंद आए हैं और इसे बनाने से ज्यादा रसोई गंदी भी नहीं होती। चलो मुझे भी छुट्टी मिल गई क्योंकि मेरी टमाटर के पराठे खाने वाली सास जो सुधर गई। जिसके बाद सब मिलकर रश्मि की सास के बनाए टमाटर के पराठे खाते हैं जो कि सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बने थे और उन्हें खाकर सब उसकी तारीफ भी करते हैं क्योंकि पराठों में स्वाद भी था और रसोई ज्यादा गंदी भी नहीं हुई थी। जिसके बाद नीतू का जब मन किया करता वह रसोई में जाकर टमाटर के पराठे बनाया करती और सबको खिलाया भी करती। जिसके बाद से वो अपने पूरे मोहल्ले में टमाटर के पराठे खाने वाली सास के नाम से मशहूर हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।